अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दो गलतफ़हमियों का कानूनी गलतफ़हमियों का अज़ाला मकसूद है। एक तो ये कि आम तौर पे माशरे में ये तासर पाया जाता है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी को रहन पे ले सकते हैं इकरारनामा के ज़रिए। और ये है कि अगर सर्टेन डेट जो कि तय की गई है, फ़िक्स है, उस पे अदायगी ना हो तो फिर अगर ये शर्त लिखी हो कि ये मालिक बन सकता है, तो पैसे देने वाला मालिक की जायदाद अपने नाम करवा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में रखें कि किसी किस्म का भी कोई रहननामा उस वक़्त तक अपना वजूद नहीं रखता जिस वक़्त तक वो रजिस्टर्ड ना हो या उसका इंतकाल ना हो। तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि जजमेंट्स ये क्लियर करेंगी कि रहननामे का इंतकाल नहीं, पहले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, फिर इंतकाल हो, अदरवाइज़ इसकी रहननामे की सिंपल इंतकाल नहीं हो सकता। चलें आज की सूरत हाल पे आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दो कंडीशंस पूरी हों, या तो रजिस्टर्ड डीड हो या इंतकाल हो। एक ऐसी भी रहन की किस्म है कि जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि नेसेसरी नहीं है उसका रजिस्टर्ड होना। वो ये है कि टाइटल डीड जो है वो हवाले कर देना, जो बंदा पैसे दे रहा है उसको मालिक की तरफ से। तो ये भी इस तरह से आजकल मुयस्सर इसलिए नहीं है कि आजकल जमाबंदी कंप्यूटराइज्ड और हर चीज़, ये कभी हिंदुओं में होता था और कभी एक प्रिवेंटिव तौर पे रखा गया था जिस वक्त कोई पटा ऐसा होता था जिसका रिकॉर्ड नहीं होता था, या बाज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसी होती थी कि जो कि समझे कि किंग की तरफ से दी गई होती, शाह की तरफ से, नवाब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली रिकॉर्ड उसका नहीं होता था। तो ये अब वो उस तरह के सर्कमस्टांसिस नहीं है। क्यों नहीं हो सकती मुंतकल उसके नाम, बावजूद इसके कि रहननामे पे, इकरारनामा रहन पे ये शर्त लिखी हुई हो, और बावजूद इसके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसकी एक क्लास भी मौजूद है। इस वजह से इसको पब्लिक पॉलिसी के रूल के तहत डिस्कार्ड कर दिया गया हुआ है। क्यों? देखें, एक सेल की प्राइस है, एक चीज़ 1 लाख रुपए की आप सेल करेंगे तो 1 लाख की, 1,10,000 की, 90-95 हज़ार की अगर ज़रूरत है तो सेल कर देंगे। लेकिन जिस वक्त आप रहन पे प्रॉपर्टी अपनी देते हैं तो दर की किताब सेल नहीं करते, आप अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, और आपने लाख रुपए की चीज़ का 20,000 लिया होता है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि वंस मॉर्टगेज इज़ ऑलवेज मॉर्टगेज, वंस मॉर्टगेज इज़ ऑलवेज मॉर्टगेज। तो एक दफ़ा का रहन वो मलकियत नहीं देगा, रहन ही रहेगा अनलेस कि वो ख़त्म हो। दूसरी गलतफहमी, प्रॉपर्टी आपने किराए पे ली और फिर बाद में ख़रीदार बन गए, अपने नाम करवा ली या ख़रीदार बन गए। तो वंस टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट। तो ये जहन में रखें कि आपको फिर मलकियत प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हुई, कब्ज़ा आपको प्रॉपरली मुंतकिल नहीं हुआ। उसमें भी ये है कि पहले अपनी टेनेंसी को रिज़ॉल्व, उसको अपनी टेनेंसी को टर्मिनेट करें। और ये एक बहुत अच्छी प्रोविज़न है। किस वजह से? कि आप देखें कि किराएदार के पास कब्ज़ा तो पहले से होता है, वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि जी मैं तो ये ख़रीदार इस जगह का हूँ और ख़रीदी हुई है। तो नहीं, इस टेनेंसी को पहले टर्मिनेट करना ज़रूरी है, और टर्मिनेट करने के लिए ज़ाहिर है कि मालिक की तरफ से भी एक्सप्रेस कंडीशन आएगी, उसकी तरफ से भी एक्सप्रेस असर्शन आएगी, उसकी तरफ से भी कहानी सामने होगी, और यूँ टेनेंट फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो बहुत सारे दवाजात 20 साल 10 साल बाद चलने के बाद इकरारनामा पे या ज़ुबानी पे या तमील मादा मुख्तस के वो इसी बेस पे खारिज होंगे, वंस टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट। तो इस असूल को भी मद्देनज़र रखें। तीसरा और बयान कर देता हूँ, अगर तो मेरे ज़हन में 2 ही कहानियाँ थी, आज करूँगा, लेकिन टॉपिक के हिसाब से रेलिवेंट है और मैं बयान भी जल्द जल्द करता हूँ, आपका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। तो वो क्या है कि इकरारनामा पे अगर ख़रीदार लिखे कि कब्ज़ा मेरे पास पहले से है, तो उसको बतौर ख़रीदार कब्ज़ा मुंतकिल हुआ तसव्वुर नहीं होगा। लाजमी है कि एग्रीमेंट पे ये लिखा जाए कि बतौर ख़रीदार कब्ज़ा उसको मुंतकिल अब से किया जा रहा है, या फ़लाँ डेट से किया जाएगा, या क्या दिया गया हुआ है। यानी जो पहले से वो ख़रीदार नहीं है, चाहे किसी और पोजीशन में है, लेकिन लिखा जाए कि कब्ज़ा जी पहले से चला आ रहा है, तो ये नहीं समझा जाएगा खरीदार के तौर पे उसे कब्ज़ा मुंतकिल हुआ है। थैंक यू। एक लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं किया। मेरी सारी वीडियोज़ इस किस्म की हैं, पेचीदा लीगल टॉपिक्स पे हैं, और उस्ताद कोई नहीं है, खुदरो पौधे की तरह उगे हैं, साया कोई नहीं था,
अब्र रहमत अल्लाह की तरफ से था और वो काफ़ी था और काफ़ी है और काफ़ी रहेगा। दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, शादा व फरहां रहे। अल्लाह हाफ़िज़।